69th बीपीएससी में 100 सीट वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी या जिसको हम लोग लेखा पदाधिकारी कहते हैं उसके उसके लिए आया है। और उसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में भी है। तो हम लोग आज वहीं देखेंगे कि इकोनॉमिक्स पे क्या पढ़ना है ऑप्शनल के रूप में। उसी की हम आज चर्चा करेंगे। हटा देना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट कर देखते हैं। जो पहले दो पेपर होते थे अब दो पार्ट हो गए हैं। पेपर एक ही होंगे, एक ही पेपर में दो पार्ट करके सवाल आएंगे। छः छः सवाल रहेंगे दोनों पार्ट में और तीन तीन का आंसर देना रहेगा। तो पहला पार्ट होता है आपको माइक्रो माइक्रो इंटरनेशनल इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस। और दूसरा पार्ट हो जाता है इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी ठीक। इसको हम लोग सिद्धांत के रूप में जानते हैं, सिद्धांत के रूप में जानते हैं। और दूसरा पार्ट हमारा इंडियन इकोनॉमी हो जाता है। इससे भी 6 क्वेश्चन रहेंगे पहले पार्ट में और उससे भी 6 क्वेश्चन रहेंगे दूसरे पार्ट में। यहाँ से भी तीन का आंसर देना होगा और वहाँ से भी तीन का आंसर देना होगा। अब सब्जेक्ट ये बहुत आसान हो गया है। यहाँ से तीन और यहाँ से तीन, 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और ये पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि माइक्रो माइक्रो इंटरनेशनल इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस में हम लोगों को क्या पढ़ना है। मेन इसी पे आते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो माइक्रो में हम लोग देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि पहला कंज्यूमर बिहेव पढ़ना है, बिहेवियर पढ़ना है, यानी उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार जिसको कि हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से पढ़ना होता है मांग का नियम, उद्घाटित अधिमान नियम और उदासीनता वक्र का वक्र। सवाल यहाँ से एक रहता ही रहता है, यहाँ से एक सवाल रहता है निश्चित रूप से। दूसरा हम लोग देखते हैं मार्केट, मार्केट यानी बाजार। ठीक। बाजार से जनरली जो बाजार पढ़ा जाता है वो समय के आधार पर बाजार के प्रकार और कंपटीशन के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रकार। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है कम्पिटेटिव बेस्ड के आधार पर मार्केट। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ से एक सवाल रहते हैं निश्चित रूप से। ठीक। तीसरा हम लोग इसी में देखते हैं साधन, उत्पादन के साधन। पहले बीपीएससी में उत्पादन के साधन से सवाल पूछता था लेकिन अब पूछना बंद कर दिया। लेकिन जो जो मेन होगा उसको देख लेंगे लोग। जैसे लगान का सिद्धांत रिकार्डो का पूछ देता है कभी कभार, पहले भी पूछता था। और इधर अगर पूछेगा तो रिकार्डो का सिद्धांत ही पूछेगा। तो साधन में हम लोग वहीं लाभ, लाभ, लगान, ब्याज और मजदूरी, इससे संबंधित जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है उसको हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं लागत,
लागत यानी कॉस्ट। कॉस्ट को पढ़ते हैं। लागत में हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो लागत होता है, सीमांत लागत, औसत लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, ये सब की चर्चा हम लोग लागत में पढ़ लेते हैं। लागत से कभी कभी शॉर्ट सवाल पूछ देता है कि मार्जिनल कॉस्ट हुआ, एवरेज कॉस्ट हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, तो इस सब में क्या रिलेशन है, रिलेशन पूछता है। तो लागत में हम लोग कॉस्ट के विषय में देख लेंगे। इसके अलावा मेन मेन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको पढ़ना है, यही पढ़ना है, और यहाँ से हमको एक या दो क्वेश्चन पकड़ लेना होता है। तो हम पूरा सिलेबस इसमें जो है उसको अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं के नहीं होंगे, जहाँ से सवाल पूछते हैं उसी को हमको टच करना है। ठीक, तो माइक्रो में हमको बस यही पढ़ना है, उपभोक्ता व्यवहार, मार्केट, साधन और लागत, यही चार पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। इसमें पहला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में हमको कंसेप्ट, उसके बाद माप की विधि, राष्ट्रीय आय और कल्याण में संबंध, आय व्यय का चक्रीय प्रवाह और आय का लेखांकन, यही राष्ट्रीय आय में हमको पढ़ना है। अब देखा जा रहा है कि इधर से कम टच कर रहा है, इधर से ज़्यादा टच कर रहा है। ठीक, अक्सर हम लोग आय का लेखांकन छोड़ के चलते थे कि बीपीएससी अब नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर लेखांकन पूछना शुरू कर दिया है। तो हम लोग राष्ट्रीय आय में कंसेप्ट, विधि, कल्याण और राष्ट्रीय आय में संबंध, आय व्यय का चक्रीय प्रवाह और आय का लेखांकन, इतना हमको पढ़ना है। यहाँ से निश्चित रूप से एक सवाल रहते हैं, एक या डेढ़ सवाल रहते हैं यहाँ से। ठीक, एक या डेढ़ सवाल यहाँ से निश्चित रूप से रहते हैं। तो यहाँ पर हमको राष्ट्रीय आय के विषय में पूरी जानकारी रखनी है, हर एक्सेप्ट से। और माइक्रो में हमको मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर, ये दो पर पकड़ रखना है। माइक्रो में हमको दूसरा पढ़ना है निवेश। ठीक, पूंजी एवं निवेश, इसका चैप्टर का नाम है पूंजी एवं निवेश। इसमें हमको यही पढ़ना है कि पूंजी क्या है, निवेश क्या है, निवेश को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, कौन से तरीका है जिसके माध्यम से निवेश को बढ़ाया जा सकता है, पूंजी की सीमांत उपयोगिता और निवेश की सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है, दोनों को कभी कभी अलग अलग पूछ देता है। इसी के अंदर हम लोग देखेंगे गुणक और त्वरक। कभी कभी पूछ देता है गुणक क्या है, तो निवेश के अंदर ही हम लोग ये चीज पढ़ लेंगे। तीसरा हम लोगों को यहाँ देखना है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत, ठीक, एक सवाल जैसे यहाँ से फिक्स रहता है ना, वैसा ही इन दोनों से एक सवाल फिक्स रहता है। क्लियर हो गया? तो जिसका पकड़ इन दोनों पर है वो दो सवाल पकड़ लेगा आराम से। माइक्रो में आपको कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट पर जिसका पकड़ है वहाँ से वो दो सवाल पकड़ सकता है। ये इतना हम लोगों को देखना है इसमें। इसके बाद हम लोग इसी में देखते हैं
माइक्रो में ही हम रखते हैं, बैंकिंग को भी रखते हैं इसी में, इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी इसी में रखते हैं। तो यहाँ बैंकिंग भी हमको पढ़ना है, बैंकिंग। ठीक, तो बैंकिंग में जो बीपीएससी का सिलेबस से जो सवाल हमेशा आते रहे हैं वे आरबीआई और मौद्रिक नीति, इसी से सवाल आते रहे हैं हमेशा। तो इस पे कमांड करना जरूरी हो जाता है। बैंकिंग में हमको केवल आरबीआई और मौद्रिक नीति पढ़ना है। बहुत घुमाएगा तो हम लोग इसमें देख लेंगे कि कमर्शियल बैंक और आरबीआई में क्या अंतर है। उसके बाद देख लेंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे साख को क्रिएट करता है। ये सब इधर सवाल पूछा है, तो ये सब भी हम लोग देख लेंगे। यानी कि आरबीआई और कमर्शियल बैंक में अंतर, कमर्शियल बैंक कैसे साख में यानी क्रेडिट क्रिएट करता है, ये यहाँ से देखेंगे। और जान लीजिए लो कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है, आरबीआई पूछ देगा कि आरबीआई के कार्य और शक्ति बताइए। आरबीआई किस तरीका से मंदी या मुद्रास्फीति के समय अपने अस्त्रों का प्रयोग करके उसको रोकती है, मुद्रा संकुचन में क्या किस प्रकार से काम करता है। बहुत घुमा के पूछ देगा तो पूछेगा कि मौद्रिक नीति का कठोर और उदार नीति क्या होता है, कठोर नीति के तहत क्या क्या काम करता है आरबीआई, और उदार नीति के तहत क्या क्या काम करता है। तो इस तरीका से क्वेश्चन यहाँ से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसी के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में हमको पढ़ना है पहले कि सरकार के व्यय, दूसरा पढ़ना है राजकोषीय नीति, तीसरा पढ़ना है टैक्सेशन यानी कराधान। ठीक, इतना ही पब्लिक फाइनेंस में पढ़ना है हमको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ क्या होता है कि कभी कभी पूछ देता है कि सरकार के व्यय बढ़ने का क्या कारण है, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या सरकार का व्यय, सरकार का बढ़ता हुआ व्यय अर्थव्यवस्था के लिए घातक है या फलदायी है, समझाएं। इस दोनों से सवाल हमेशा पूछता है, राजकोषीय नीति और कराधान। यानी राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार मंदी और तेजी के समय किस प्रकार से काम करती है। दूसरा टैक्सेशन के विषय में, तो टैक्सेशन यानी टैक्स, कर क्या है, कर कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि प्रत्यक्ष कर के गुण और अवगुण बताएं, कभी कभी अप्रत्यक्ष कर के, कभी दोनों में अंतर। उसके बाद फिर पूछ देता है जो 4 प्रकार के अन्य कर होते हैं, आरोही, अवरोही, प्रगतिशील और समानुपाती। तो अनुपातिक कर, ये जो 4 प्रकार के कर होते हैं इसके विषय में भी पूछ देता है। ये हमेशा पूछता है ये 4 प्रकार के जो कर है। तो इसमें दोनों प्रकार के कर को यानी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उसके बाद अनुपातिक, आरोही, अवरोही और आरोही ह्रासमान, आरोही ह्रासमान, ये 4 प्रकार के इस टाइप के जो टैक्स होते हैं इसमें से 2 को पूछ देता है। ठीक, तो यहाँ से जो पब्लिक फाइनेंस में हमको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है मुख्य फोकस राजकोषीय नीति और कराधान पर दिया जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो होता है। इसमें जो पढ़ना है हमको एक्सचेंज रेट, यानी जिसको हम लोग विनिमय दर कहते हैं। अब विनिमय दर में सवाल आता है कि विनिमय दर क्या है, विनिमय दर कितने प्रकार के हैं। अब विनिमय दर के 3-4 सिद्धांत पढ़ना है। तो यहाँ प्रकार,
एवं सिद्धांत, इसको हम लोगों को देख लेना है। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है भुगतान का सिद्धांत, भुगतान का सिद्धांत, या जिसको बीओपी आप लोग कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, बीओपी पढ़ना है यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष, भुगतान शेष के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसको भी पढ़ना है। इसमें पूछता है भुगतान शेष क्या होता है, भुगतान शेष क्या हमेशा लेखांकन के दृष्टि से संतुलन में रहता है, भुगतान शेष कितने प्रकार के होते हैं, भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर होता है, भुगतान शेष को भुगतान असंतुलन को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सवाल हमेशा यहाँ से रहता है। तो यहाँ से सवाल पूछे या यहाँ से सवाल पूछे, एक सवाल यहाँ से या यहाँ से रहता है। ठीक, तीसरा हम लोगों को पढ़ना है व्यापार का सिद्धांत, व्यापार का सिद्धांत। तो इसमें 3-4 मुख्य रूप से हम लोगों को सिद्धांत पढ़ना है। एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्सर ओहलिन, यही सब का सिद्धांत पढ़ना है। तो 3-4 सिद्धांत पढ़ेंगे तो एक सिद्धांत यहाँ से पकड़ा जाता है। ठीक, तो आपको सिद्धांत में जो इकोनॉमिक थ्योरी है, इसमें मुख्य रूप से इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, अब रही सेकेंड पेपर, सेकेंड भाग, यानी कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम लोगों को पढ़ना है पहला राष्ट्रीय आय एवं पैटर्न, राष्ट्रीय आय एवं पैटर्न। अब एक ही पेपर रहेगा, 300 नंबर का रहेगा। हाँ, वो 6, 3 थ्योरी से और 3 इकोनॉमी से, 6। हाँ हाँ, क्लियर होगा। तभी एक पार्ट का ना हुआ, एक पार्ट का हुआ। हाँ, 6। हाँ, ठीक ना। अब आपके पास बहुत ऑप्शन हो गए, आपके लिए पेपर आसान हो गया, समझ गए। आपके लिए जैसे बताए हम सिद्धांत में कि ये पढ़िएगा, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन रहते हैं। आपको तीनों को कोनो पकड़ना है 6 में से, और उसमें भी किसी को भी पकड़ सकते हैं ना। ठीक, ये हो गया आपका। वहाँ राष्ट्रीय आय कंसेप्ट पढ़ना था, यहाँ राष्ट्रीय आय और पैटर्न, जैसे भारत का राष्ट्रीय आय किस ट्रेंड में चल रहा है, ग्रोथ रेट क्या है, हाँ, किस क्षेत्र का कितना हिस्सेदारी है, स्वतंत्रता से लेके आज तक क्या परिवर्तन हुआ है, ये सवाल यहाँ रहता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, देखिएगा कि हमेशा एक सवाल यहाँ से रहता है। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से होता है डाटा को कुछ रट लेना और उस डाटा के आधार पर अपना आंसर तैयार कर लेना। दूसरा है औद्योगिक, यानी जिसको हम लोग उद्योग कहते हैं, उद्योग। उद्योग में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पॉलिसी पढ़ा जाता है, यानी नीति, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति। और इस औद्योगिक नीति में 1948, 1956, 1980, 1980, 1991, यही 4-5 नीति आपको पढ़ना है। ठीक, इसमें बहुत पूछता है तो इसके और इसके बीच में अंतर पूछ देता है, और नहीं तो हमेशा 1991 की नीति को ही पूछता है, जिस रूप में वो पूछे। ठीक,
तीसरा पढ़ना है आपको कृषि। ठीक, कृषि में क्या पढ़ना है आपको? पहला उत्पादन एवं उत्पादकता, उत्पादन एवं उत्पादकता। दूसरा पढ़ना है भू सुधार, भू सुधार। तीसरा पढ़ना है हरित क्रांति। उत्पादन, उत्पादकता, भू सुधार, हरित क्रांति और कृषि का वाणिज्यीकरण। यहाँ से सवाल दो रहते हैं, कृषि से दो सवाल रहते हैं। एक कृषि नीति, यहीं पे लिख देते हैं कृषि नीति। कृषि से दो सवाल निश्चित रूप से रहते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से रहता है। ठीक, चौथा हमको पढ़ना है व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसको हम लोग बोलते हैं, व्यापार संतुलन, असंतुलन। किस देश के साथ भारत का कितना व्यापार है, व्यापार का कितना परिमाण है, यानी कि कितना राशि के रूप में व्यापार हमारा हो रहा है, और व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण पूछता है। 2001 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको पढ़ लेना है गरीबी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। गरीबी बेरोजगारी से जोड़ देता है भूखमरी को। ठीक, इसी से जोड़ देता है खाद्यान्न वितरण को, खाद्य सुरक्षा को, खाद्य सुरक्षा को जोड़ देता है। तो इतना ही हमको सेकेंड पेपर में पढ़ना है, और इतना ही से आपका 3 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ठीक, तो इकोनॉमिक्स जितना लोगों को भास्ट लगता है उतना भास्ट है नहीं। अगर सिलेक्टेड और सही तरीका से पढ़िएगा तो फिर इसके जैसा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं। ठीक, अगर समझ में आ जाए तो। और इकोनॉमिक्स की दूसरी खासियत ये है कि अगर सही लिख दिए, सही ढर्रा पर लिख दिए, तो आपका नंबर अच्छा आता है। तो इतना ही हम लोग को इकोनॉमिक्स से पढ़ना है। और जब से पीटी हो जाता है, पीटी का एग्ज़ाम हो जाता है, तो हम लोग रेगुलर क्लास शुरू कर देंगे। ठीक, थैंक्स।